Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the extract या source carefully and answer the following question। आपको यहाँ पर एक सोर्स दिया हुआ है, इसको रीड कीजिए और इसके बेस पे आपको यहाँ पर जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इनके आंसर करने हैं। तो पहले हम हमारे इस सोर्स को पढ़ते हैं। सोर्स में क्या लिखा हुआ है? As conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of the Europe such as Italy and Germany states। यानी कि जैसे जैसे जो कंजर्वेटिव का एक रिजीम था, एक उनका राज्य था, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, वैसे ही धीरे धीरे इटली और जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ या लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगती है। द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड एट्सेट्रा, इनमें भी ये फीलिंग इमर्ज होती है। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल्स, और ये जो रेवोल्यूशन आ रही थी या रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ रहे थे, ये कौन लेकर आया था? लिबरल्स लेकर आए थे। नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, और ये जो लिबरल्स थे ये कौन थे? ये वो नेशनलिस्ट थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से संबंध रखते थे। अमंग whom were the professors, school teachers, clerk and member of the commercial middle classes, यानी कि बेसिकली जो पढ़े लिखे लोग थे वो लिबरल्स या नेशनलिस्ट की फीलिंग रखते थे और वो किसी भी तरीके की मोनार्की के या कंजर्वेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन द जुलाई 1830। तो 1830 में क्या होता है? जुलाई के फ्रांस में सबसे पहले एक अपहीवल, एक उथल पुथल का दौर शुरू होता है। द बूरबॉर्न किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल revolutionaries who installed a constitutional monarchy with the Louis Philippe at its head। देखो क्या होता है, आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको एक फ्रांस का बैकग्राउंड देती हूँ। आपको पता है 1789 में क्या होता है बच्चे? फ्रांस की रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। फिर वहाँ पे धीरे धीरे जैकोबिन क्लब आते हैं, रेन ऑफ टेरर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, ये सब कुछ आता रहता है। लेकिन 1799 से फिर क्या होता है? नेपोलियन का टाइम शुरू हो जाता है और फाइनली 1804 में नेपोलियन क्या करता है? अपने आप को वहाँ का मोनार्क घोषित कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। नेपोलियन रूल शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनली 1815 में सेंट हेलेना के जो एक आइलैंड था वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट डेथ तो उसकी 1818 में होती है, लेकिन एक वाटरलू की वॉर में वो हारे जाते हैं। 1815 में उस वॉर में हार जाते हैं और उनको फिर जेल में बंद कर देते हैं। कहाँ पर? सेंट हेलेना का जो आइलैंड है वहाँ पर। और 1818 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन 1815 में जब नेपोलियन को कैप्चर किया गया था, जेल में बंद किया गया था, तो नेपोलियन का तो जो रूल था, जो रेन था, वो तो ख़त्म हो गया, है ना। नेपोलियन के कोई कह सकते हो आगे उनका कोई बच्चा भी नहीं था जो आगे जाके उनका शासन संभाल सकता था। तो ऐसे में क्या होता है कि 89 से पहले, 1789 से पहले, यानी कि रेवोल्यूशन से पहले जो बूरबॉन डायनेस्टी चल रही थी और जो फ्रांस के राजा लुई 16 थे, उन्हीं की फैमिली का कोई पर्सन दोबारा से वहाँ पे राजा बन जाता है। लुई फिलिप्स यहाँ पे उनका नाम बताया गया है, मोनार्क बन जाते हैं दोबारा से, और दोबारा से वही बूरबॉन डायनेस्टी का मोनार्की रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन वही अगेन जब 1789 में लोगों ने परेशान होकर बूरबॉन डायनेस्टी को हटाया था, तो सिमिलरली 1815 में फिर से, 1830 में लोग फिर से परेशान हो जाते हैं और 1830 में फिर से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती हैं, या रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो जाता है, अपहीवल शुरू हो जाती है और लुई फिलिप को, जो कि बूरबॉन डायनेस्टी से ही थे, उनको भी हटा देते हैं। व्हेन फ्रेंच स्नीज मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो मेटरनिक ने एक बार बोला कि जैसे ही फ्रांस ने स्नीज किया, छींकना शुरू किया, पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो गया। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क अप अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू होती है या फ्रांस में अपहीवल शुरू होता है, उसका एक बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है ब्रुसेल्स के ऊपर और ब्रुसेल्स में अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जो कि बेल्जियम को अलग करवाने के लिए ऊपर तुले हुए थे यूके से। यूके मतलब उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके है। यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से अलग करवाने में लगे हुए थे ब्रुसेल्स के लोग बेल्जियम को, ठीक है। और फाइनली वो भी सक्सेसफुल होते हैं, तभी तो आज भी बेल्जियम एक अलग सेपरेट कंट्री है।
ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। आपने आई होप सोर्स को अच्छे से समझा होगा। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वर द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव कौन थे? अब आपको पता है, आप लोग बहुत बार बोलते भी होंगे कि मेरी फैमिली वाले ना बहुत कंजर्वेटिव आइडिया वाले हैं, यानी कि पुरानी सोच वाले हैं, पिछड़ी सोच रखते हैं। सिमिलरली जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ होते हैं ये वो होते हैं जो यूरोप में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं चाहते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी को वापस लाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स वर द यूरोपियन पीपल हु बिलीव दैट established traditional institution of the state and society like monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। यानी कि ये कहते थे कि हमारे को वही राजा का शासन, चर्च की जो स्थिति है, यहाँ सोशल हायरार्की जो बनी हुई थी, चर्च को सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई थी, फिर एरिस्टोक्रेसी थी, फिर बाकी थर्ड एस्टेट थे फ्रांस में, ये आपका सोशल हायरार्की बनी रहनी चाहिए, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है। तो वही पुरानी सोच थी कंजर्वेटिव की, एंड दे वर अगेंस्ट द चेंजेस, दे वर अगेंस्ट द लिबरल चेंजेस इन सोसाइटी। वो बिल्कुल भी अगेंस्ट थे किसी तरीके के बदलाव को लाने के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि मैटरनिक ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी कि जैसे ही फ्रांस ने स्नीज किया, छींकना शुरू किया, पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो गया। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। सो देयर वर द रिमार्क ऑफ मैटरनिक। ये जो ऊपर हमने देखा कि व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैचेस कोल्ड, ये रिमार्क किसने दिया था? मैटरनिक ने दिया था। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसी था ये डेमोक्रेटिक और लिबर्टी की आइडियाज़। द रेवोल्यूशन ऑफ 1789 हैड आ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन होल वर्ल्ड। यानी कि जो रेवोल्यूशन थी 1789 की फ्रांस की, इस रेवोल्यूशन का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा था पूरे वर्ल्ड में। द period from 1830 to 1848 is known as the age of revolution। ये जो पूरा 18 से 20 साल का टाइम पीरियड है इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड इवन इन दिस केस द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। और असल में जो शुरुआत होती है इसकी शुरुआत भी जुलाई 1830 में फ्रांस में ही होती है, और उसका असर कहाँ पे पड़ता है? ब्रुसेल्स में पड़ता है। अभी हमने ऊपर सोर्स में भी पढ़ा था, द रेवोल्यूशन इन फ्रांस स्पीक्ड अप अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। तो जो फ्रांस की रेवोल्यूशन थी उसका एक प्रभाव या उसकी एक बोली हमारे को यूरोप के एक और शहर ब्रुसेल्स में देखने को मिली, जहाँ पर वो लोग यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी पाना चाहते थे और बेल्जियम को एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। और धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग पार्ट में जैसे कि नॉर्वे वगैरह में भी ये अपराइजिंग की जो एक चिंगारी थी वो पूरी फैल गई। इसलिए मैटरनिक ने ये बोला कि जैसे ही फ्रांस ने छींका पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो गया। तो ये था आपका पूरा सोर्स और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।